तो आप सभी को आज के इस वीडियो में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कुछ आगे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन लगभग किए हैं। कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था उसको भी कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही पूछे जाने वाला टॉपिक है। एएनएम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इससे खूब क्वेश्चन भर भर के आते हैं आपके एग्ज़ाम में। इसीलिए इस टॉपिक में आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है ताकि आप वहाँ पर रिजल्ट कर पाए, क्योंकि आसान क्वेश्चन आता है। तो आसान क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि आप अगर उसको एक बार पढ़िएगा और ऑप्शन पे एनालाइज करिएगा तो खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आज उसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है आज का ये कह रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की अस्थायी विधि क्या है। फैमिली प्लानिंग, जैसे दंपति होते हैं शादी के बाद क्या होते हैं कि फैमिली प्लानिंग किए जाते हैं, तो वही कह रहा है परिवार नियोजन की जो अस्थायी विधि है। मान के चलिए कि किसी दंपति को एक बेटा एक बेटी हो चुका है, 2 बेटा या 1 बेटी हुए हैं, तो वो चाहेंगे कि अब बेबी ना आए। उस तरीके से वो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि की तरफ जाएंगे। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन ऐसे करवाए थे जिसमें हम लोग देखे थे कि अगर एक से दूसरे बच्चे के बीच अंतराल अगर रखना है कि 3 साल 5 साल का अंतराल रहना चाहिए, ताकि जो पहले बच्चे हैं वो भी अच्छा से उसका जो न्यूट्रिशन है वो सब मिल सके अच्छे से, मतलब कि उसका जो शरीर है उसका विकास कर पाए। या बहुत सारे रीज़न को सोचकर एक दंपति अपने 2 बच्चों के बीच में अंतराल रखते हैं कि इतना इतना समय होना चाहिए। तो उस क्वेश्चन में हमने वो देखे थे कि उस समय अंतराल कैसे रखा जा सकता है। तो उसमें हमने पढ़े थे कि अगर कुछ वर्षों तक अगर अंतराल चाहिए, मतलब 2 बच्चों के बीच में, तो वहाँ पर कॉपर टी लगाए जाते थे, जिससे कि उससे मतलब कि 5 साल 3 साल 10 साल तक ये इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं। इतने समय तक वो गर्भधारण को रोक सकता है कॉपर टी, जिसमें कि हमने आपको उसका विथ फिगर पूरा एक्सप्लेन किए थे, पूरा बताए थे, आपको वो सारे नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। ऐसे हम बता देते हैं फिर से, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट भी ज्वाइन हुए हैं। कॉपर टी के बारे में बता देते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, मिडवाइफरी में भी आते हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है। ये वाला नोट्स लगभग सबको मिल चुका है कॉपर टी के उपयोग के बारे में, किस तरीके से इसमें जैसे कि लगाए जाते थे कॉपर टी, मतलब कि उसको आईयूडी कॉपर आईयूडी भी नाम से, उस नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि इसको गर्भधारण को रोकने के लिए आप देख सकते हैं गर्भाशय में लगाया गया है, जो कि वजीना के मार्ग से इसको सेट किए जाते हैं। ये मतलब कि यहाँ पर टी शेप का वाइट कलर का दिख रहा है ना, ये मतलब कि एक कॉपर ट्यूब है जो कि गर्भधारण को रोकने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में बहुत बताए थे। ये सारे नोट्स ऐसे हम आपको फिर से एक बार प्रोवाइड कर देंगे, वो सबको मिला हुआ था अभी, जिसमें कि इसमें सारा कुछ वही दिया है कि कॉपर टी का उपयोग मुख्य रूप से एक प्रभावी होता है और गैर हार्मोनल गर्भरोधक या के रूप में किया जाता है, मतलब कि गर्भधारण को रोकने के लिए किए जाते हैं, जिसमें या जिसे महिला के गर्भाशय में लगाया जाता है। यह यह टी आकार का उपकरण होता है, आपको दिखा दिए, जो कि 5 से 10 साल तक चलता है और 99% तक अधिक प्रभावी होते हैं कि अगर कॉपर टी लगाए जाते हैं तो वो शुक्राणुओं की गति को रोकता है, गर्भधारण नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवार नियोजन को अस्थायी रूप से विधि, मतलब कि वो पूर्णतः रोक सकते हैं, मतलब कि गर्भधारण को पूर्ण तरीके से रोक सकते हैं। जो परिवार नियोजन का है उसका अस्थायी विधि क्या माना जाएगा। कॉपर टी तो होगा नहीं, ये तो 5 से 10 साल तक ही इफेक्टिवली वर्क करते हैं। एटीपी भी होगा नहीं, और कॉन्डम्स ये सब तो होंगे नहीं, लेकिन उसका जो पूर्णतः इफेक्टिवली होंगे, जो अस्थायी रूप से, वो क्या होता है, नसबंदी या बाध्याकरण होते हैं। ये आप सबको पता है, ये मतलब पुरुषों में भी किए जा सकते हैं और महिलाओं में भी किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग एटीपी था, तो यहाँ पर एटीपी के बारे में दिया गया है कि एटीपी एक्ट कब लागू किया गया था। अगर आप सबको पता है
तो इसका ज़रूर कमेंट करिएगा। इस तरीके से आप लोगों का अब जो रिजल्ट वाला टॉपिक है वो सब शुरू हो गया है, या अब आपका जो मॉर्निंग के क्लासेज है वहाँ पर आपको मैथ में लाभ हानि शुरू हो गया। ये सब क्लास छूटेगा तो आपको बहुत दिक्कत होंगी, क्योंकि वहाँ पर लाभ हानि से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। साथ ही जीके जीएस में भी जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब टॉपिक शुरू हो गया, क्योंकि हम टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो, आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो, आप सही सही उत्तर करके आए, सबसे ज़्यादा और सबसे सटीकली सही उत्तर करके आए। तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, कॉल करके, जो भी स्टूडेंट क्लास में नहीं जुड़े हैं अब तक, क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। निश्चित ही आपको क्लास से फ़ायदा होगा और आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो पाएगा। तो चलिए, हम लोग का आज का ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एटीपी एक्ट कब लागू किया गया था, मतलब किस ईस्वी में इसको लागू किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। 1971 में आया था, या 72 में, या 75 में? तो ये आपको 1972 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो एटीपी एक्ट जो है वो कब लागू किया गया? तो 1972 में लागू किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब फिर से आ गया है जनगणना को लेकर। 2011 के जनगणना के रिगार्डिंग हमने कुछ और क्वेश्चन इससे पहले किए थे। इस टॉपिक में 2011 के जनगणना से भी कुछ क्वेश्चन रिलेटेड पूछते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत की आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है। तो अभी तो हमारे पास ज़्यादातर जो भी डाटा है वो 2011 का ही है। भले हमारे पास जनसंख्या का एक नया डाटा भी मिला है, जिससे कि हम सबको पता है कि अब हमारा देश पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है, जिसमें कि 1.46 बिलियन के आसपास जो 46 बिलियन है उसके आसपास में हमारी जनसंख्या हो चुकी है हमारे देश का। मतलब कि 1 अरब 46 करोड़ के आसपास हो चुका है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत की आबादी क्या है। तो 2011 के अनुसार उतना नहीं था। 2011 में हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो थी 1 अरब 21 करोड़। कितना थी? 1 अरब 21 करोड़। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे देश की जो जनगणना है, वैसे जनगणना कह रहे हैं, हमारे देश की जो आबादी है वो हमारा अभी कैसे है, मतलब कि एक इंटरनेशनल संस्थाएं होती है, वो सारी चीज़ों का आकलन लगाता है। इससे हमें पता चला है कि 1.46 बिलियन, मतलब कि 1 अरब 46 करोड़ जनसंख्या है, जो कि चीन को पीछे छोड़कर हमारा देश अब जनसंख्या में सबसे आगे हो चुका है। ठीक है। तो और उसके बाद जनगणना से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताए थे कि जनगणना 10 वर्षों पर होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों का काउंटिंग किए जाते हैं, ये सब हमने आपको बता रखे हैं। पिछले क्लास जो हुए हैं उन सब में बता दिए हैं। और जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं जुड़े हैं वो सारे स्टूडेंट पेमेंट करने पर, क्लास में जुड़ने पर हम आपको वो सारा क्लासेज जो छूटा हुआ क्लासेज है वो भी भेज देंगे। कह रहा है कि भारत की जीवन जो प्रत्याशा दर है वो औसतन क्या है। तो भारत का जो जीवन प्रत्याशा दर है वो आपका है कितना? तो 66.86%। कितना है? 66.86%। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना से डायरेक्ट क्वेश्चन ने उठाया है। इसमें आपको परेशान होने की नहीं है, मतलब कि बहुत ही नॉर्मल है। वो पूछ सकता है कि अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछ देगा 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब है, सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है, ये सब तो पूछेगा ही पूछेगा। तो वो सब हमने आपको बता रखे हैं कि बिहार हमारा सबसे निम्न में है गरीबी में, शिक्षा में। केरल सबसे अधिक शिक्षित राज्य है। तो इस तरीके से लिंगानुपात भी पूछता है, किस राज्य में लिंगानुपात ज़्यादा है। लिंगानुपात होता क्या है हमने बता दिए थे कि 1000 मेल पर कितने फीमेल है। तो केरल सब में 1000 से ज़्यादा फीमेल है 1000 मेल पे। तो इस तरीके से लिंगानुपात काउंट किए जाते हैं। हरियाणा सब में कम है,
लिंगानुपात मतलब कि उसमें लड़कियां कम है लड़के की तुलना में। कह रहा है कि पीएचसी से जो पीएचसी होता है पीएचसी, अगर ऐसे लिखा रहेगा तो आप देखकर ही आंसर कर लीजिएगा, लेकिन हिंदी में दिया है तो आप थोड़ा सोचिएगा क्या लिख दिया है। देखिए कह रहा है पीएचसी में महिला सुपरवाइजर को क्या कहा जाता है। तो महिला सुपरवाइजर है तो ऑब्वियसली है कि उसको स्वास्थ्य सहायक, पोस्ट में महिला दे दिया तो महिला कहेंगे, मतलब स्वास्थ्य का सहायक है कौन, तो महिला है तो उसको स्वास्थ्य सहायक महिला कहेंगे। जो पीएचसी सेंटर में जो महिला सुपरवाइजर रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो स्वास्थ्य सहायक महिला। क्या अच्छा लग रहा है आप लोगों को क्लास? बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, और आप देख ही सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है और किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, आपको कोई भी वैसा दिक्कतें आएंगे नहीं। कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, क्या कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आबादी होती है। तो ये हमने आपको बता रखे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पूछ रहा है सीएचसी सेंटर में। पीएचसी सेंटर के बारे में भी कुछ दिन पहले जब इसका क्लास ले रहे थे तो वहाँ पर क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर आया है सीएचसी सेंटर के बारे में। इसलिए कहते हैं सारे क्लास एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। तो ये कितने पे बनाए जाते हैं, तो 80,000 से 1,20,000 तक की आबादी पर ये क्या होते हैं, तो बनाए जाते हैं। क्या, एक सीएचसी सेंटर, या 1,20,000 आबादी कर लीजिए, मतलब कि ये एवरेज में दिया, सॉरी ये इंटरवल में दिया है, मतलब कि इतना से इतना के बीच में होता है। अगर एग्जैक्ट रहेगा तो 1,00,000 लिया जाता है। कितना, 1,00,000 लिया जाता है, ठीक है। तो 1,00,000 लिए जाते हैं। जैसे इसको जोड़िए, 1,00,000 और 80,00,000 को जोड़िएगा तो 2,00,000 होगा, इसमें 2 से भाग दीजिए क्योंकि एवरेज है, तो 2 से भाग दीजिए तो 1,00,000 आएगा ना। वही, या 1,00,000 रहेगा या 100 गांव, अगर 100 गांव भी पुर जाता है तो वहाँ पर उसके अनुसार भी उतनी आबादी पर भी क्या होता है, तो एक सीएचसी सेंटर बनाए जाते हैं। ये भी हमने आपको बताए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया है। पंचवर्षीय योजना से हमने बहुत क्वेश्चन अभी तक देखे हैं, जो कि हमने बता भी रखे हैं कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रसिया से। मतलब कि हमारे देश में जब 5 वर्ष, जैसे क्या अगर इस 1951 से 56 के बीच बात करें तो इस 5 साल में क्या क्या चीज़ों पर जोर दिया गया विकास पर, तो वही पंचवर्षीय योजना में वही मेनली होते थे। सरकार 5 साल तक के लिए रहते हैं तो वो उसमें मेनली फोकस करते थे कि इस पंचवर्षीय योजना में क्या करेंगे हम। जैसे कि कुछ पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कुछ पंचवर्षीय, जैसे दूसरा जब पंचवर्षीय योजना आया तो उसमें जो आधारभूत संरचना होती है उद्योग पर जोर दिया गया था। तो इसी तरीके से डिसाइड किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था या कब आया था। रसिया से लिया गया है, ये आप सबको पता है। और 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना आए थे, जो कि 1956 तक चला, और 2017 के बाद इसको समाप्त कर दिया गया। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसे समाप्त किया गया वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अब उस तरीके से इस योजना के तहत काम नहीं करते, सरकार अपने रूल रेगुलेशन से काम करते हैं। तो समझ गए, पंचवर्षीय योजना से आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आपसे दिक्कत नहीं होंगी। इसे हैराड मॉडल भी, हैराड के मॉडल पर आधारित है, इसलिए हैराड मॉडल भी कहे जाते हैं। फिर उसके बाद आया पीविस महालोविस मॉडल। इस तरीके से सबका नाम भी अलग अलग थे। वो जीके जीएस में एक क्लास उसी पर करवाएंगे हम आपको। कह रहा है कि उपकेंद्र में स्टाफ की संख्या कितनी होती है। तो उपकेंद्र में स्टाफ की संख्या कितनी होती है, जैसे दिया है 2 से 3 या 5 से 10 या 10 से 15 या 15 से 20। तो एक उपकेंद्र में स्टाफ की संख्या कितनी होती है, तो एक उपकेंद्र में 2 से 3 स्टाफ की संख्या होती है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं, क्या होंगे। कह रहा है कि आशा की नियुक्ति कितनी आबादी पर होती है। तो आशा कर्मी की जो नियुक्तियां होती है वो आप सबको हमने बता रखे हैं कि 1,000 की आबादी पर होती है। कितनी आबादी पर होती है, तो आशा कर्मियों की जो नियुक्तियां किए जाते हैं
वो कितने आबादी पर होते हैं, 1000 पर। और हमने इससे पिछले जो कुछ क्लासेज हुए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, तो वहाँ पर हमने ये भी आपको बता रखे हैं कि पीएचसी सेंटर में कितने आबादी पर जो महिला स्वास्थ्य कर्मी को प्रोवाइड किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, ये भी हमने वहाँ पर किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जिस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्ज़ाम में जिस भी टाइप से क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, उस टाइप का सारा क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। इसीलिए आपका क्लासेज टॉपिक वाइज होता है, ताकि आपको किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटे नहीं। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ना पड़ेगा, तब आपका बेहतर तैयारी हो पाएगा और आपका रिजल्ट सुनिश्चित इस बार हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, स्कूल बच्चे का मध्याह्न भोजन की शुरुआत, क्या चीज़ कह रहा है, स्कूली बच्चे के जो मध्याह्न भोजन है उसकी शुरुआत कब किया गया था। मध्याह्न भोजन जानते हैं ना, जिसको मिड डे मील के भी नाम से जानते हैं। अभी तक भी फ़िलहाल चल रहे हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल में खाना दिए जाते हैं ना, तो उसको ही मध्याह्न भोजन बोला जाता है। वो मतलब कि कुपोषण से बचने के लिए, उस समय गरीबी ज़्यादा थे तो स्कूल में जो भी बच्चे आते थे उसको खाना खिलाए जाते थे, ताकि ज़्यादा हमारे देश में बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो पाए। तो लेकिन फ़िलहाल अभी वो चल रहे हैं, आप सब ने भी देखे होंगे, आपके आस पास में जो भी विद्यालय होंगे तो आप सब ने भी अगर किए होंगे, स्कूल से पहले जाते होंगे तो वहाँ पर मध्याह्न भोजन मिलता था। तो कह रहा है कि इसका शुरुआत कब किया गया था, तो कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये 26 जनवरी, जैसे कि 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, 26 जनवरी 1950 को ये मतलब कि मध्याह्न भोजन 26 जनवरी ने 15 अगस्त को ये लागू किया गया था। कब किया गया था, स्वतंत्रता दिवस के दिन पर, 15 अगस्त 1995 में ये लागू किया गया था। 26 जनवरी को तो हमारा संविधान लागू हुआ था ना, 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1900 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप देखते होंगे कि सरकार सब जब झंडा फहरातोलन करने आते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को अनाउंसमेंट करते हैं, तो उसी तरीके से 15 अगस्त को किए होंगे। 15 अगस्त 1995 में ये मध्याह्न भोजन की शुरुआत किया गया था। पूछेगा तो अब दिक्कत नहीं होंगे, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। बाल सुरक्षा एवं मातृत्व कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। बाल सुरक्षा और मातृत्व कार्यक्रम का मतलब ये है कि जैसे कोई माँ बच्चे को जन्म देता है, तो जन्म देते समय ऐसा होता है कि या बच्चे की मृत्यु हो जाती है किसी कंडीशन में, या माँ की मृत्यु हो जाती है, इसको मातृ मृत्यु दर भी कहे जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए बाल सुरक्षा और मातृत्व कार्यक्रम, मतलब कि मातृत्व जो माँ की किसी कंडीशन में जो प्रसव या बच्चे को जन्म देने के दौरान मृत्यु हो जाती है, इन सबको रोकने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत किए गए थे। तो कह रहा है कि बाल सुरक्षा और मातृत्व कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कब किया गया था। तो मेनली ये आपसे पूछा जा रहा है, जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है 1960 में, 1985 में, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, 1980 में। तो ये कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1985 में। कब हुआ था, 1985 में। मिड डे मील 1995 में हुआ, और ये कब हुआ था, 1985 में ये लागू किए गए थे। अभी भी फ़िलहाल ऐसे होते हैं किसी कंडीशन में माँ या बच्चे को हो जाते हैं, मतलब मृत्यु हो जाते हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत कम हुए हैं। क्योंकि पहले जब डिलीवरी होते थे तो जनरली हॉस्पिटल सब नहीं भी पहुंच पाते थे, या तो सड़क कह लीजिए या दूर पीएचसी सेंटर सब होने के कारण। लेकिन अब तो नज़दीक सब जगह बन चुके हैं, सभी जगह अवेलेबल है, प्राइवेट हॉस्पिटल सब भी अवेलेबल है, तो इसलिए ये सब दर क्या हुआ, कम हुआ है। मातृ मृत्यु दर सब जो होती हैं वो सब कम हुए हैं, यह आप सबको भी पता है। तो अब कहिएगा कि सर हमारा देश तो अब बहुत विकसित हो गया। हमारा देश
विकास होने के तो राह पे चल ही रहे हैं, ये आप सब भी जानते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी कर सकते हैं। क्या आसान नहीं लग रहा है? क्या दिया है कि ऐसे तो जीके टाइप ये क्वेश्चन हो गया, प्रजनन एवं बाल्य स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? कह रहा है कि प्रजनन और बाल्य स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो कब किया गया था। जैसे कि ऑप्शन दिया है 15 अक्टूबर 1997, 2 अक्टूबर 1997, 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को क्या हुआ था हमने अभी ही देख लिए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 अक्टूबर 1997। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप सबको। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन इस पीडीएफ से बचा नहीं है। ठीक है, तो अब हम होगा तो नेक्स्ट जो आपका क्लास होंगे तो उसमें या तो मिडवाइफरी क्लास के स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन मिडवाइफरी करेंगे या प्राइमरी हेल्थ केयर करेंगे। तो वो हम आपको सूचित कर देंगे कि कौन सा क्लास होंगे और आप लोग को क्या लगता है कि कौन सा इसके बाद क्लास कौन सा टॉपिक होनी चाहिए। तो वो हम आपको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। ये पीडीएफ भी आप सबको मिल चुका है, जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन कर रखे हैं उन सारे कैंडिडेटों को ये पीडीएफ मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोगों का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर सी एच फेज क्या है, RCH फेज 2 कब शुरू किया गया था। तो RCH फेज 2 की हम बात करें तो वो आपको 5 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 5 अप्रैल 2005 को RCH फेज सेकेंड की आरंभ हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का इस टॉपिक का बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन होंगे तो बाद में और करवाया जाएगा या रिवाइज या और इसका क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जाएंगे। जैसे कि और भी क्वेश्चन जो आपके एएनएम के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे BTSC सब में पूछे गए हैं, तो उन सब के आधार पर और सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करके आपको इस टॉपिक से और होगा तो कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन आपके लिए सफिशिएंट क्वेश्चन इस टॉपिक से हमने आपको बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आपको सारे क्लासेस टॉपिक वाइज मिल रहे हैं ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सके, कंसेप्ट क्लियर हो सके, ताकि आप एग्ज़ाम में सही बना कर आए। तो इसके लिए आप लोग अगर रिज़ल्ट आपको चाहिए तो इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको क्लास में जुड़ने से ये फ़ायदा है कि आपको जो भी नोट्स होते हैं ऑल सब्जेक्ट, जैसे ऑल सब्जेक्ट में हम अगर बात करें तो आपका इस एएनएम जो अभी है 5000 एएनएम 5006 पोस्ट में, तो इसमें आपका क्या क्या है, तो इसमें आपको रीजनिंग भी है ना। तो रीजनिंग का भी बहुत ही बेहतरीन क्लास हो रहे हैं, बहुत क्लास हुए भी हैं। मैथ भी है, मैथ का लाभ हानि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक शुरू हो चुका है। जीके जीएस में हम अभी बौद्ध धर्म और क्या शुरू किए हैं, जैन धर्म, ये दो शुरू किए हैं, जो कि इस दो से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए टॉपिक वाइज हम आपको करवाते हैं। और ये नहीं कि हम आपको 5000 6000 क्वेश्चन करवा देंगे, इस सब का जीके जीएस का एक शॉर्टली हम आपको थ्योरी करवा रहे हैं, उससे आपके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा। जैसे हम बौद्ध धर्म जैन धर्म टॉपिक करवा रहे हैं, जो हम आपको बता देते हैं उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और आप लोग कहीं से भी लूसेंट कहीं से भी बना कर देख सकते हैं जीके जीएस आपका, कहीं से भी इससे बाहर टॉपिक कोई भी क्वेश्चन आपका जो टॉपिक हम पढ़ा देंगे उससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर क्लास में जुड़िएगा अगर आपको एएनएम की नौकरी इस बार लेना है। तो आज हम लोगों का इस टॉपिक का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को अब
एंड करते हैं। ये नोट्स आप सबको मिल चुका है और इस सब क्लास ये क्लास सब कर लीजिए। इस टॉपिक को रिवाइज करते रहिएगा, नोट्स से पढ़ते रहिएगा, निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।